आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई के लेख का एक अंश। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें तनाव और उन्माद पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। ये लेख हरिशंकर परसाई ने जून 1991 के भारत के बारे में लिखा था, पर यह शब्द जून 1891 के जर्मनी पर भी उतना ही लागू होते हैं। ठीक 100 साल पहले हेबर 23 साल का था और वही युवा था जिसकी परसाई बात करते हैं। 1891 के जर्मनी के आम युवा में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। जर्मनी में उस दौरान लगभग 500 सैनिटोरियम खोले गए, जिसमें बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन से पीड़ित लोग भी भरे हुए थे। जब दुनिया में मेंटल इलनेस एक असली बीमारी भी नहीं थी, एंजाइटी जर्मनी की राष्ट्रीय बीमारी थी। और इसी एंग्शियस जर्मनी में गुजरी फ्रिट्ज हेबर जीनियस केमिस्ट की जवानी। पर जीनियस युवा भी होते हैं और इंसान भी। हेबर इस भीड़ से बहुत अलग नहीं था। बहुत ही साधारण सी कहानी है 20 से 25 साल के हेबर की। वो बेहद टैलेंटेड था और केमिस्ट्री पढ़ना चाहता था, पर जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में जो केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी वो उसे काफी नहीं लगती थी। उसके पिता चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन हेबर को अपने बाप से एक अलग पहचान चाहिए थी। आखिर वो जीनियस था, पर अब तक ये बात सिर्फ उसे पता थी। जीनियस कब जीनियस बनता है? 1899 में स्वीडन के एक आम ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने वाला मामूली एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या हमेशा से जीनियस था? या वो जीनियस तब बना जब उसने दुनिया को अचंभित करने वाले पेपर लिख दिए, रिलेटिविटी के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। विचित्र बात है, पर जीनियस होने के लिए जीनियस होने का प्रमाण देना पड़ता है, वरना अल्बर्ट आइंस्टाइन बस एक मामूली क्लर्क है और फ्रिट्ज हेबर बस एक नाकारा युवा। साइंस में एक विख्यात कहावत है, द ऑब्जर्वर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आइंस्टाइन जीनियस है कि नहीं, ये जब तक लोग नहीं देख लेते सिद्ध नहीं होता। ठीक वैसे हेबर महान है कि नहीं, ये सिर्फ हेबर को मालूम हो, ये हेबर को मंजूर नहीं था। उसे अपने जीनियस होने का प्रमाण देना था, अपने पिता को, अपने फादरलैंड को, पूरी दुनिया को। सबसे पहले उसने कॉलेज में कोशिश की, पर उसकी यूनिवर्सिटी में वो बात नहीं थी जो इतना बड़ा जीनियस पाल सके। फिर वो आर्मी में गया। तब जर्मनी के 20 साल के युवाओं के लिए मैंडेटरी था कि वो वहां की आर्मी ज्वाइन करे। आर्मी में शुरू में उसे बड़ी बोरियत हुई। दरअसल हेबर को किसी भी किस्म की अथॉरिटी ना गंवारा थी। वो एक आजाद इंसान बनना चाहता था। पर एक दिन उसकी ट्रेनिंग के समय एक मिलिट्री अफसर आया। सब लोग उसे सलूट कर रहे थे। उसकी छाती पर आयरन क्रॉस लगा हुआ था, जर्मन मिलिट्री का सबसे बड़ा सम्मान। उसकी बहादुरी के लिए जर्मनी के काइजर विल्हेम ने उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया था। उस अफसर ने संदेश देते हुए कहा कि अगर देश के लिए वाकई कुछ करना है तो फ्रंट पर खड़े सैनिक से बेहतर कुछ नहीं। उस रात हेबर के दिमाग में उस ऑफिसर की बात गूंजती रही और उसकी आंखों के सामने वो आयरन क्रॉस। हेबर को ये इज्जत चाहिए थी। उसने ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दी। उसे जानने वाले हर इंसान को विश्वास था कि फ्रिट्ज हेबर ऑफिसर की पोजीशन को पा लेगा, और परिणाम कुछ और ही होने वाला था। बावजूद इसके कि उसका प्रदर्शन अच्छा था, वो एक हाई रैंक पोजीशन पर जाने के लिए अयोग्य था। बाद में उसे पता चला
कि उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो एक ज्यू था। ज्यू होना हेबर के जिंदगी की असली त्रासदी थी, जो पूरी जिंदगी उसका पीछा करती रही। वो फिर से यूनिवर्सिटी चला गया, 2 साल केमिस्ट्री की फिर से पढ़ाई की, लेकिन जब उसने किसी बड़े साइंटिस्ट के असिस्टेंट बनने के लिए अपना रिसर्च पेपर जमा किया, उसका पेपर नहीं लिया गया। वो अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने लौट आया, पर अपने पिता से किस 22 साल के युवा की बनी है, उसकी भी नहीं बनती थी। और तब एक दिलचस्प चीज हुई। यूरोप में 1891 में कॉलरा फैलने लगा। हेबर को एहसास हुआ कि यह कॉलरा जर्मनी भी पहुंचेगा और बहुत लोगों की मौत होगी। इतिहास बतलाता है कि युद्ध, अकाल, महामारियों में अक्सर भविष्य बदले जाते हैं। ये जो केओस होता है, उस केओस में हमेशा अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, जो कई लोगों की कामयाबी की सीढ़ी भी बन जाती है। यकीन ना हो तो दुनिया के किसी भी बड़े बैंक का इतिहास आपको उठाकर पढ़ना चाहिए। हेबर को भी इस केओस में एक जीनियस आइडिया आया, केमिस्ट्री से बिजनेस बनाने का। उसे पता था कि इस महामारी में इलाज के लिए पूरे देश को दवाइयां चाहिए होंगी, और वो ही एक केमिस्ट था जो ये दवाइयां बना सकता था। ये सिप्ला, मॉडर्ना और फाइजर जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों की नींव रखने जितना बड़ा आइडिया था। उसने अपने पिता से कहा, हमें क्लोराइड ऑफ लाइम, जो कॉलेरा की दवाई बनाने में इस्तेमाल होती है, बहुत बड़ी मात्रा में खरीद लेनी चाहिए, ताकि जब बीमारी फैले हम दवाइयां बेच सकें। पिता को भी यह आइडिया अच्छा लगा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्लोराइड ऑफ लाइम की खरीदारी में लगा दिया। ये दुर्भाग्य की बात थी या सौभाग्य की, पता नहीं, पर कॉलेरा कभी जर्मनी नहीं आया। अपने पिता की जीवन भर की कमाई का ये हाल करने के बाद बाप बेटे के संबंध हमेशा के लिए बिगड़ गए। हेबर अपनी नाकामी के बोझ से दब चुका था। उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। वो शहर छोड़कर चेना चला गया। जर्मनी के नेशनल लिबरल पार्टी के लीडर हाइनरिक वॉन ट्राइशके ये कह चुके थे, द ज्यूज आर आवर मिसफॉर्च्यून, ये ज्यूज हमारा दुर्भाग्य है। आगे जाकर यही शब्द हिटलर की नाजी पार्टी का मोटो बने। कहीं ना कहीं आने वाले दशकों की समझ थी हेबर को। हेबर ने अपना धर्म बदल लिया। वो ज्यू से एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बन गया, और उसने कसम खाई कि अब वो कभी भी अपने पिता और अपनी पहचान के पास वापस नहीं लौटेगा। एक तरह से उस दिन हेबर ने आत्महत्या भी की और उसका पुनर्जन्म भी हुआ। बिना किसी तनख्वाह उसने कार्लस्रूहे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट की नौकरी ले ली। अगले कुछ साल बिना किसी तनख्वाह वो कैसे जिया ये हम नहीं जानते, पर उन कुछ सालों में हेबर एक नया इंसान बन चुका था। हेबर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि यूनिवर्सिटी को हेबर की देखरेख में फिजिकल केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ा। यह हेबर की पहली बड़ी जीत थी। पर विडंबना देखिए, हेबर जब दुनिया में नाम कमाना शुरू कर रहा था, दुनिया खुद को मिटाना शुरू कर रही थी। जब 1897 में विलियम क्रुक्स के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई कि अगले 30 साल में दुनिया से अनाज समाप्त हो जाएगा और इंसानी सभ्यता अकाल से मर जाएगी, हेबर कार्लस्रूहे यूनिवर्सिटी की लैब में असिस्टेंट का काम कर रहा था, और जिंदगी भी उसका साथ दे रही थी। हालांकि वैज्ञानिक जानते थे कि अमोनिया सिंथेसिस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 30 साल के हेबर को अमोनिया बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिन रात अपनी लैब में रहना, फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करना, जर्नल्स में, साइंस मैगजीन्स में उन्हें पब्लिश करना, वैज्ञानिक सम्मेलनों में होने वाली बहसों में हिस्सा लेना, अपने कैलकुलेशंस और लॉजिक को डिफेंड करना, बाकी वैज्ञानिकों की दंग शक्लें देखना, ये एक अच्छी जिंदगी थी और हेबर को पसंद थी। हेबर की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा थी कि बाकी वैज्ञानिक उससे जलने लगे थे, लेकिन हेबर का रुतबा भी इतना था कि इज्जत भी करते थे। उसका जीनियस लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, उस जगह पर पहुंचना जहां से वो अपने फादरलैंड, अपने जर्मनी को आगे ले जा सके।
दास्तान हेबर का दूसरा एपिसोड यहां खत्म होता है। हेबर अमोनिया सिंथेसिस कर तो चुका था, पर द ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कौन था वो ऑब्जर्वर और क्या हुआ उस रात हेबर के लेबोरेटरी में? जानने के लिए सुनिए दास्तान हेबर का एपिसोड 3।